नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा। तो कल हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए थे, जीके की क्लास लेके आई थी। तो उस पर आप सभी का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा था, तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो सभी लोग भी बी एड परीक्षा में हमारी क्लास को देख। और सॉरी, कल हमने आपके लिए हिंदी की भी क्लास रिकॉर्ड की थी, पर हिंदी आवाज़ में आवाज़ की फिर से प्रॉब्लम आ गई। उसके वजह से हम हिंदी क्लास को अपलोड नहीं कर। आज कोशिश करेंगे कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें जिसकी जिसमें आवाज़ अच्छे से आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की पहली क्लास जीके की, चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम रिक्त स्थान था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन नदी मुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश की, क्या होगा बट जल्द से जल्द। इनका भी ऑप्शन नंबर सी का टीला वो सही हो जाएंगे। आधुनिक नाम जोदड़ो की स्मृति मनुष्यों का टीला और मोहन का टीला के इन विभिन्न नामों की व्याख्या की गई है। इस शहर का मूल नाम अज्ञात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक, विश्व में सबसे बड़ा शहर में से एक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहन, ये बताना है। जो बच्चे विशाल स्नानागार उत्तर दे रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। धान्यागार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार कहलाता है। मोहनजोदड़ो में ही सबसे विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्नानागार वही बाथरूम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा शाक्य। बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन कपिवस्तु के राजा थे। गौतम उनका गोत्र था तथा शुद्धोधन के पिता का नाम शाक्य था, इसलिए शाक्य वंश से कहलाए थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली में, कश्मीर में, राजगिरी में या पाटलिपुत्र में? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएंगे, राजगृह में। माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगृह बिहार में की गई थी। इस बौद्ध परिषद का आयोजन एक बौद्ध भिक्षु महाकव्य की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? सर्वनाथ और सर्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अजितनाथ। पहले तीर्थकर किसे माना जाता है जैन धर्म में?
आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋषभ देव को। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभ देव को माना गया है। राजा अग्रसेन के ये पुत्र थे। ठीक है। पार्श्वनाथ को 30 साल की आयु में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, जिस कारण वे गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में, सारनाथ में, वैशाली में या सवर बेल गोला में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पावा में। महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में महावीर ने घोषणा की थी कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। जैन धर्म के अनुयायियों ने के लिए पावापुरी एक पवित्र स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन ए है रॉक एडिक्ट 2, ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट 4, ऑप्शन सी रॉक एडिक्ट 5 या ऑप्शन नंबर डी रॉक एडिक्ट 8। युद्ध के पश्चात निम्नलिखित से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रॉक एडिक्ट 8 ने सम्राट अशोक विश्व परिषद एक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवनागरी अशोक मौर्य था। रॉक एडिक्ट 8 ने अशोक प्रिय के रूपांतरण को दर्ज किया। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 261 बीसी, ऑप्शन बी 263 बीसी या ऑप्शन सी 232 बीसी या ऑप्शन डी 240 बीसी। तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 261 बीसी। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा चैत्रराज के बीच 2061 से 62 ईसा पूर्व भुवनेश्वर में 8 भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कितने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? हमें बताना है कौन से सिक्के हैं जो इनके प्रति प्रेम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गुप्तों के सिक्के जो बने थे उन लोगों को सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, गुप्त मौद्रिक प्रणाली का पिता है। भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाला गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। इस वंश के सिक्के सोने, चांदी तथा सीके के बने होते थे। इस समय जारी किए गए सिक्कों का वजन 144 ग्रेन था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार है, ऑप्शन डी अजातशत्रु। भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त ये हिंदू राजा विख्यात हैं।
समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है तथा उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौड़, चौहान या परमार? तो मिहिर भोज राजपूतों के प्रतिहार कुल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, इनके बारे में हम बता दें। भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक था। उसने 50 वर्ष लगभग 8050 से 900 ईस्वी तक शासन किया। उसका मूल नाम मिहिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी भोज मिहिर भोज, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो भी हमने आपको बताया था ना, प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज का मूल नाम मिहिर भोज था। वो था लगभग 50 वर्षों तक शासक किया था। 1850 से लेकर 900 ईस्वी तक उसने शासक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का जयदेव। ये आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास सिर्फ अब 1 महीने से भी कम टाइम है। आप जितने से जितने वीडियो देखेंगे, जितने से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने से ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ और सरकारी सीट गवर्नमेंट प्राप्त करें। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। पुराना किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी शेर शाह ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो पुराना किला किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शेर शाह ने। पुराना किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसे 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पुराने किले के 3 दरवाजे हैं, हुमायूं दरवाजा, सलाखी दरबार और बारह दरवाजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज या चौसा? किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था जो 1540 हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कन्नौज। 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर खां के बीच कन्नौज के एक युद्ध लड़ा गया था जिसे शेर खां की जीत हुई थी और दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो गया था और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। आपका रेड ड्रैगन जो था, ये जहाज इंडिया में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज
1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आया था। ठीक है। इसी जहाज बड़े इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देने की आपको क्या होगा? भारत में डच का सर्वाधिक प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए है आपका मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी है पुलिकट, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मसूलीपट्टनम को सही हो जाएंगे। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी। हॉलैंड के निवासी डच कहलाते थे। पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम जमाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृत, तत्पोधनी, भारत भाग्य विधाता या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। ठीक है। रविन्द्र टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में पांच पद हैं। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया था। जनगण मन को पहली बार प्रकाशन 1912 के तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि रिक्त स्थान का संग्रह है। उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का या छोटी कहानी है? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है वह कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है। यह कृति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। गीतांजलि जो है उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिएगा आपके सामने है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, या आगरा से जयपुर, या दिल्ली से शिमला, या कलकत्ता से रानीगंज? तो जो टेलीग्राफ लाइन थी सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई? अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन थी सर्वप्रथम कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 21 क्या है आपके सामने, देखिए पढ़िए। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का या भारत का? ऐसा देश है जहाँ पर उसकी संविधान लिखित रूप में नहीं है तो यूके में। क्योंकि भारत का तो सबसे बड़ा लिखित संविधान और यूके का नहीं। यूके का संविधान लिखित है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत की राजधानी भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एस बी एन राव, श्री के एम मुंशी? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। तो सर बी एन राव थे। ठीक है। बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवक
के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद या अनुच्छेद 22-21 से, या अनुच्छेद 14 से, या अनुच्छेद 16 से। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से। और राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की है? केवल एक बार, केवल दो बार या कभी नहीं? भारत में राष्ट्रपति आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली बार हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। तो दूसरी बार हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। तो तीसरी बार हुआ, दूसरी बार तो 3 दिसंबर 1971 को, तीसरी बार 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25 आपके सामने। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो जो हमारे दो संसद है, को एक साथ कौन बुला सकता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन की बार खड़ा हो सकता है? बार, 2 बार, 3 बार चाहे? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वो जितनी बार चाहता है उतनी बार खड़ा हो सकता है। संविधान के में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त के पश्चात दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ सकता है, उसका राजनीतिक जीवन समाप्त होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वह ही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राज रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास, या पाकिस्तान राष्ट्रपति पति के पास है, या फ्रांस के राष्ट्रपति पति के पास है? तो हमारे जो संघ के राष्ट्रपति हैं उनके पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो कि ब्रिटिश राज के पास है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पति को वही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटेन की महारानी महाराजा के पास होते हैं। ब्रिटेन संविधान के आधार पर भारत का संविधान लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, या ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? विधान का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा, पहले भारतीय थे जो काउंसिलिंग के चेयरमैन बने। 20 जनवरी 1913 की बांकीपुर स्थित में काउंसिलिंग चैम्बर में तत्कालीन उपराज्यपाल श्री बेले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, मंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष आपका अभी सही हो जाएगा बिल्कुल। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। वह नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है जो आज योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 से आप सभी लोग देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसका गठन 1961 में किया गया था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषणवाद व संकीर्णता की बुराइयों से निपटना है। इसकी प्रथम बैठक 1962 में हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। इस राज्य का नाम परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्य का नाम बदलकर बांग्ला रखने के लिए प्रस्ताव पास किया। बदला हुआ नाम तब लागू होगा जब संसद द्वारा विधेयक पारित। क्वेश्चन देखिए सामने में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, श्रीलंका। आओ भंडार नायक प्रथम प्रसिद्ध राजनीतिक व आधुनिक विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी। कि फ्रीडम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 33। भारत की अक्षांश के बीच फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। 8 डिग्री 4 पश्चिम और पश्चिम। 8 डिग्री 4 पूर्व या 37 पूर्व, 8 डिग्री 4 दक्षिण और 37 डिग्री 6 दक्षिण। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश कितने बीच तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर तक। आपके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे या 7वां स्थान पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वें स्थान पर है।
सॉरी क्लास। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर की, चंबा की, कुल्लू की या सिरमौर की? तो किन्नौर की जो सीमा वो चीन की है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 250 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर यह नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दिया गया। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर के लगभग 572 बड़े छोटे द्वीपों का समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राजस्थान। की क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसमें 33 जिले हैं। तो राजधानी जयपुर व जनसंख्या 88,48,437 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 है आपके निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची किया गया है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क? तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों और रीढ़ विहनियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। 1973 के मूल सुंदरबन बाघ रिजर्व क्षेत्र का पूर्ण क्षेत्र वो 1977 के वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, डार्विन आइंस्टीन एक दर्रा शिखर टेलीस्कोप आविष्कार क्या है? दर्रा एक शिखर है, भी सही हो जाएगा। डार्विन आइंस्टीन विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत होने के कारण केटू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। भारत सबसे उच्च चोटी कौन सी है? भी मैंने बताया अभी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जबकि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है जो कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग नेपाल की सीमा में यहाँ पर है। क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 40। जलता प्रपात प्रपात किस नदी, गोदावरी, कावेरी या महानदी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शिव समुद्र प्रपात, कावेरी नदी। क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 40 का रो पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला,
जस्कर पर्वतमाला। ऑप्शन पर्वतमाला जो कि पहाड़ी स्थित हैं। 43 आपके सामने। लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारी वर्षा वाले और स्थल में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय पाई जाती है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। ग्रेनाइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटेशियम अधिक होता है। क्वेश्चन 4 है आपके। दो नदियों के बीच ऊंचाई भूमि को क्या कहते हैं? जल संभार, जल विभाजक, दो आप, तराई तराई। तो आप कहते हैं दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आप कहते हैं। ठीक है। यूरोपीय नदियों से संबंध सबसे ऊंचा बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी कौन सी है? कावेरी या गोदावरी? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी गोदावरी है। ठीक है। महाराष्ट्र अपने शुरुआत प्रभाव के लिए घर या गोदावरी गंगा के नाम से तुम नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 47। साइलेंट वैली स्थित सोम में अफ्रीका में साइलेंट वैली स्थित है कहाँ? वैली केरल में। ठीक है। घाटी स्थित है राज्य में यह पलक्कड़ पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या दिया गया। हमदफा नेशनल पार्क मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पल के अनुसार देश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 49। कौन से संशोधन के अंतर्गत भारत पंचायत राज्य को आधार प्रदान विषय में 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अधिकार प्रदान। क्वेश्चन देखिए। इसका आखिरी क्वेश्चन जी। झूम कृषि कभी सॉरी झूम कृषि मिजोरम में ना सभी। और इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो झूम कृषि भी मिजोरम में है। यह कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि तो वनस्पतियों को काट जला दिया जाता है। वह सारी भूमि को पुराने उपकरणों जुताई करके बीज बूट 50% जी। आप सबके पास में जो
फिर से मैं पहली तो अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक अपने दोस्तों के जो आपके दोस्त कोशिश करें वो भी सब हम फिर कोशिश करें जो तक जय भारत।